नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप यूपीटीएट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टोटल यहाँ पर 15 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न की बात करें तो 75 प्रश्न आपको मिलेंगे और 15 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक होंगे और हर टॉपिक के 5-5 प्रश्न मिलेंगे ना। हर टॉपिक के कितने प्रश्न मिलेंगे? 5 प्रश्न, यानी कि फिर परिवार के मिलेंगे, फिर भोजन के, आवास के, पेड़ पौधे, ये यहाँ पर हमारा पर्यावरण लिखा हुआ है, जल, त्योहार, यहाँ पर खेल लिखा हुआ है, खेल, व्यवसाय, यातायात, संविधान, शासन, पंचायत, भूगोल, संरक्षण और पर्यावरण दिवस। हर टॉपिक के 5 प्रश्न मिलेंगे। मिक्सअप नहीं है, पहले परिवार के 5 प्रश्न आपको बताएंगे, फिर भोजन के, फिर आवास के, ऐसे एक एक टॉपिक आपके क्लियर करते जाएंगे। तो टोटल 75 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो इन 75 प्रश्नों में आप आपका आकलन भी कर सकते हैं किस प्रकार से अंक आपको आते हैं। 75 प्रश्नों में 15 टॉपिक है, सारे टॉपिक यानी कि लगभग कवर होंगे इसमें। तो स्किप नहीं करना है वीडियो को, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर परिवार के 5 प्रश्न देखेंगे। इन 5 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा। हर 5 प्रश्न के बाद नंबर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है और बच्चों के प्रजनन व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो एक प्रश्न परिभाषा से पूछा ही जाता है। यूपीटेट एग्जाम में परिवार से एक प्रश्न आता ही है, तो आपको पता होना चाहिए। ये बर्गेस और लोक का कथन है, मैकाइवर और पेंच का, इलियट और मेरिल का, या फिर ऑकबर्न और निमकोफ का। सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि भाई परिवार यौन संबंधों पर आधारित है, किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा, ये मैकाइवर और पेंच के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मैकाइवर और पेंच के द्वारा। अब 3 विकल्प और है हमारे पास में, इनके द्वारा क्या कहा गया भाई परिवार को? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, बर्गेस और लोक की हम बात करें तो इनके द्वारा साझी संस्कृति बताया गया परिवार को। क्या बताया गया भैया? साझी संस्कृति। यहां पर लिख देता हूं मैं, साझी संस्कृति को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉमन कल्चर, है ना। इन्होंने परिवार को साझी संस्कृति बनाने वाला समूह माना है। किसने? बर्गेस और लोक ने। इलियट और मेरिल की हम बात करें तो इनके द्वारा परिवार को जैविक और सामाजिक इकाई बताया है। इनके द्वारा क्या बताया गया भैया? जैविक और सामाजिक। याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं, सामाजिक इकाई किसके द्वारा माना है? इलियट और मेरिल। ऑकबर्न और निमकोफ के द्वारा क्या माना भाई परिवार को? तो इनके द्वारा पति पत्नी का स्थायी संघ। क्या माना है? पति पत्नी का स्थायी संघ माना है, चाहे बच्चा हो या फिर ना हो, है ना। यदि पति पत्नी का स्थायी संघ किसने माना है यदि पूछे तो ऑकबर्न और निमकोफ आपको लगाना। जैविक और सामाजिक इकाई किसके द्वारा माना गया है? तो इलियट और मेरिल द्वारा माना गया है। साझी संस्कृति कॉमन कल्चर किसके द्वारा माना गया है? तो बर्गेस और लोक के द्वारा। मैकाइवर और पेंच के बारे में तो बता ही दिया है आपको, यौन संबंधों पर आधारित होता है परिवार, ये किसके द्वारा माना है? मैकाइवर और पेंच के द्वारा माना है, और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। तो चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बालक का प्राथमिक सामाजिकरण मुख्य रूप से कहां से आरंभ होता है? देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता प्राथमिक सामाजिकरण और एक पूछा जाता द्वितीयक सामाजिकरण, है ना। तो यदि प्राथमिक सामाजिकरण आपसे पूछे तो सभी को पता होना चाहिए वो है परिवार। जब बच्चा पैदा होता है तो कहां से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, माँ बाप से सीखता है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक सामाजिकरण। लेकिन द्वितीयक सामाजिकरण के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन हो जाएगा? विद्यालय, है ना। उसके बाद कौन सिखाता है? विद्यालय सिखाता है, स्कूल हमें सिखाता है ना। तो द्वितीयक सामाजिकरण पूछे तो वो विद्यालय हो जाएगा और प्राथमिक सामाजिकरण पूछे तो वो परिवार हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। साथ में परिवार के बारे में ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि परिवार समाज की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। यदि पूछे, सीधा सीधा पूछा भी जाता है ये प्रश्न कि परिवार समाज की क्या होती है, कौन सी इकाई होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, आगे बढ़े। समाजशास्त्री मैकाइवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की सार्वभौमिक विशेषता नहीं है? देखिए, इनके द्वारा कुछ विशेषताएं बताई गई है परिवार की, तो कौन सी सार्वभौमिक विशेषता नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। भावनात्मक आधार इनके द्वारा बताई गई है, सीमित आकार इनके द्वारा बताया गया है, सार्वभौमिकता इनके द्वारा बताया गया, बड़ा और असीमित आकार। देखिए, इनके द्वारा जो परिवार होता है वो सीमित होता है। किस प्रकार का परिवार बताया इनके द्वारा? सीमित आकार का परिवार बताया, ना कि असीमित आकार का परिवार बताया है। वही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया था, है ना। तो 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 मिनट। हाँ,
विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनों से जुड़े समूह को परिवार कहते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनों की यहां पर बात की जा रही है। कह सकते हैं कि एक प्रकार का कथन ये पूछा गया है कि किसके द्वारा पूछा गया है, बर्गेस और लोक के द्वारा, किंग्सले डेविस, मैकाइवर और इलियट। तो किसके द्वारा भाई विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनों से जुड़ा समूह है, ये किसके द्वारा बताया गया है? तो याद रखिएगा हमेशा ये माना गया है बर्गेस और लोक के द्वारा। किसके द्वारा? बर्गेस और लोक के द्वारा माना है। यदि हम यहाँ पर डेविस की बात करें तो ये किस पर जोर देते हैं? तो ये रक्त संबंधों पर जोर देते, केवल, है ना, याद रखिएगा रक्त संबंधों पर। ये गोद लेने के संबंधों पर जोर नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ रक्त संबंधों पर जोर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने केवल रक्त संबंधों पर ही जोर दिया है। किंग्सले डेविड ने। मैकाइवर की हम बात करें तो यौन संबंधों पर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, किस पर जोर देते हैं? ये यौन संबंधों पर जोर देते हैं। इलियट की हम बात करें तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था इनके द्वारा? जैविक और सामाजिक इकाई। क्या बताया था? जैविक और सामाजिक इकाई, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये यौन संबंधों पर जोर देते हैं, यानी कि यौन संबंधों को ही इनके द्वारा परिवार बताया गया है, रक्त संबंधों को इनके द्वारा परिवार बताया गया है, और रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनों से जुड़े समूह को परिवार कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? बर्गेस और लोक द्वारा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है परिवार बच्चों के व्यवहार, व्यक्तित्व और आदतों को बचपन से ही ढालता है। यहाँ परिवार की कौन सी विशेषता? यदि प्रश्न पढ़कर 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर देख लेंगे, आप समझ लेंगे। परिवार बच्चों की व्यवहार, व्यक्तित्व और आदतों को बचपन से ही ढालता है, तो वो क्या सार्वभौमिकता हो गई क्या? प्रारंभिक प्रभाव, आर्थिक सहयोग या फिर सामाजिक नियम। बचपन से ही ढालता है तो क्या हो जाएगा आपका? प्रारंभिक प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक प्रभाव हो जाएगा। तो बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। तो ये 5 प्रश्न आपके किसके थे भैया? परिवार के। अब किसके मिलेंगे आपको यहाँ पर? भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के यहाँ पर 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। ये जो 5 प्रश्न गए हैं इनमें कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको छठा प्रश्न देखने को मिलेगा, और प्रश्न पूछा गया है, सीधा सिंपल प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है? वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, B1, C या फिर डी। तो ये होता भैया स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। किससे होता है भैया? विटामिन सी से। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, है ना। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और यदि इसके स्रोत पूछ ले भैया, इसके स्रोत क्या होता है? तो खट्टी चीजें होती, खट्टे फल आप कह सकते हैं। और यहाँ पर विटामिन ए की बात करें तो इससे कौन सा रोग होता है भैया? रतौंधी रोग होता है, सभी को पता होगा। B1 से क्या होता है? तो इससे बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है ना। ये B1 से B12 तक होते हैं, है ना। तो B1 का पूछे तो इससे बेरी बेरी होता है। और यदि आपसे पूछे विटामिन डी के बारे में तो इससे क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स, है ना। हड्डियां कमजोर होती है इसमें। तो ये चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पर्निशियल एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यहाँ पर देखिए पर्निशियल एनीमिया के बारे में पूछा गया है। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ये रोग हो जाता है? विटामिन B2, B12, B6 या फिर B3। तो ये यहाँ पर जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो होगा आपका विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की यदि आप में कमी है तो पर्निशियल एनीमिया होने के चांसेस आप में होते हैं। इसकी कमी से ये रोग होता है। और हम यहाँ पर B12 की बात कर चुके हैं। B2 की बात करें तो इसमें त्वचा रोग हो जाता है, जैसे कि वो होंठ फटने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, होंठ फटने की जो समस्या होती है वो B2 की कमी से होती है ना। होंठ फटना या फिर त्वचा का जो रोग होता है वो B2 की कमी से होता है। B6 की हम बात करें तो इससे साधारण जो एनीमिया होता है, त्वचा रोग भी इससे हो जाता है B6 से। B3 से याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है ना, पेलाग्रा रोग। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। यदि पूछे कि भाई पेलाग्रा रोग किससे होते हैं, आगे प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चारों के बारे में आपको बता चुका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के मानसिक विकास को बाधित करने वाला सबसे आम लौह तत्व यानी कि आयरन का अभाव कौन सा रोग पैदा करता है? यहाँ पर सीधा सीधा आयरन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। घेंगा है, रिकेट्स है, एनीमिया, जिसे रक्तहीनता भी कहते हैं, या फिर स्कर्वी है। तो क्या होता है भाई आयरन की कमी से? इसकी कमी से होता है रक्तहीनता, या फिर आप एनीमिया कह सकते हैं ना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया या फिर रक्तहीनता कह सकते हैं। यहाँ पर घेंगा के बारे में आपको सभी को पता है, आयोडीन की कमी से होता है ये। रिकेट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग के बारे में बता चुका हूँ, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
विटामिन के का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया क्या है भैया, हड्डियों को मजबूत करना है क्या, रक्त का थक्का जमाना, आंखों की रोशनी बढ़ाना, बालों का झड़ना रोकना। कौन सा सही आंसर होगा? देखिए आप देखेंगे कभी कहीं पर भी चोट लग जाती है तो खून थोड़ी देर बहता है और वहां पर एक थक्का जम जाता है, यानी कि वहां से खून आना बंद हो जाता है। बहुत सारी प्रक्रिया में ये देखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि खून यदि कहीं लग जाती है तो खून बंद नहीं होता है। वो बंद क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें विटामिन के की कमी होती है। तो वो कौन सा कार्य भैया, यानी कि विटामिन के की कमी होने से क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। यदि कमी होती है, ये मुख्य कार्य पूछा गया है ना, तो रक्त का थक्का जम जाता है। यदि कमी के बारे में पूछे तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि कमी के बारे में पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया विटामिन के की कमी होने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक खून बहता है, यदि कमी के बारे में पूछे तो, है ना। यहाँ पर प्रश्न पहला पूछा गया भैया, पहला विकल्प है सूर्य हड्डियों को मजबूत करना। ये किससे? विटामिन डी से, कैल्शियम की कमी से होता है ना। ये किसका काम है? कैल्शियम का काम है, विटामिन डी का काम है। आंखों की रोशनी बढ़ाना, ये किसका काम है भैया? विटामिन ए का काम है। बालों का झड़ना रोकना, ये किसका काम है? तो B7 का काम है। किसका भैया? B7 का काम है, या फिर बायोटीन भी आप कह सकते हैं, है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पेलाग्रा रोग, जिसमें त्वचा रोग और दस्त होते हैं, किस विटामिन की कमी से होते हैं? जैसे कि हमने पेलाग्रा रोग की बात की थी, इसमें क्या होता है, त्वचा रोग और दस्त जैसी समस्या होने लगती है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने आपको बताया था किसकी कमी से होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5 किसकी कमी से होता है? मैंने क्या बताया था आपको? विटामिन B3 बताया था, जैसे नियासिन भी कहा जाता है ना। और बाकी के बारे में आपको पता होगा, फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। इससे बेरी बेरी रोग होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। B2 से त्वचा और होठ फटने की समस्या होती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। B5 के बारे में मैंने नहीं बताया था, है ना। तो B5 से होता है हाथ पैरों में जो शून्यपन होता है ना, जिसे क्या कहा जाता है? पेरे इंथेसिया भी कहते हैं। लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको? पेरे स्थेंसिया। ये आधा सा है ना, क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा आपको। पेरे स्थेंसिया। और इसको यदि हम शॉर्टकट में कहें, यानी कि अपनी भाषा में कहे, तो हाथ पैरों में जो सुनपन आ जाता है, उसकी वजह क्या होता है? विटामिन B5 की कमी होता है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला होगा यहाँ पर। पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब ये 5 प्रश्न आपके यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। इन 5 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम आवाज से संबंधित प्रश्न बात करेंगे। आवाज से संबंधित 5 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में भारी बारिश के कारण घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों से बनाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। और यदि मीटर में पूछे तो 10 से 12 फीट की जगह 3 से 3.5 मीटर भी दे दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके मीटर में देखेंगे तो इतना ही होगा, है ना। 10 से 12 फीट भी दे सकते हैं, 3 से 3.5 मीटर भी दे सकते हैं। तो राजस्थान होगा, लद्दाख होगा, असम होगा, या फिर हिमाचल होगा। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। पहले बांस के मजबूत खंभे गाड़े जाते हैं, उसके बाद घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो किसमें होता है? असम में, है ना। वहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, तो बाढ़ से बचने के लिए इस प्रकार के बांस को खंभों पर वो अपने घर बनाते हैं। यदि हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती भैया? गर्मी ज्यादा होती है, और गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती है ना। और लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख में यहाँ ठंड से बचने के लिए पत्थर के घर बनाए जाते हैं लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ ढलवा छत वाले पत्थर लकड़ी के घर होते हैं, क्योंकि वहां पर बरसात और जो बर्फ होती है वो ज्यादा अधिक होती है, और इसके जो ढाल होती है, ढाल के कारण बरसात नीचे आ जाती है, और जो बर्फ होती है वो भी नीचे फिसल कर आ जाती है। इस वजह से इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये चारों जानकारी, विकल्पों की जानकारी दे चुका हूं। आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला होगा। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के पत्थर के घरों की निचली मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? यहाँ पर निचली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर की बात की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की खिड़की नहीं होती है ना। तो यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? किसके लिए उपयोग करते हैं? मेहमानों के लिए, जानवरों को रखने और सामान भंडारण के लिए, फल सुखाने के लिए, या फिर रसोई घर के रूप में। तो यहाँ पर लद्दाख के घरों की निचली मंजिल में खिड़कियां नहीं होती, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें जानवरों तथा जरूरी सामान रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? जानवरों को रखने और सामान भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर का, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की छतें मुख्य रूप से किससे बनाई जाती? घरों की छतों के बारे में पूछा गया है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही इसके दीवारों के बारे में बताया था कि भाई इनकी दीवारें किसकी बनाई जाती है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं ना, कि मिट्टी की दीवारें बनाई जाती है मोटी मोटी। क्यों बनाई जाती है? गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में क्या अधिक होती है भैया, गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर छत मुख्य रूप से किसकी बनाई जाती है? बांस और लकड़ी से बनाई जाती है। क्या? पत्थर की स्लेट से, कटीली झाड़ियों से, या फिर लोहे की चादरों से। तो यहाँ पर देखिए छत की बारे में बात की जा रही है, तो ये बनाई जाती है कटीली झाड़ियों से। किससे? कटीली झाड़ियों से। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कश्मीर के पुराने घरों में दीवार से बाहर की ओर निकली हुई विशेष प्रकार की लकड़ी की खिड़की को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए कश्मीर में पुराने घर आपने देखे होंगे, गए होंगे तो देखे होंगे कि दीवार के बाहर की ओर निकली हुई जो विशेष प्रकार की लकड़ी है, यानी कि लकड़ी की खिड़की है, सॉरी, उसको क्या कहा जाता है? डब, डोगा, इग्लू या फिर खत्म बंद। तो यहां पर उस खिड़की के बारे में पूछा गया है, तो उस खिड़की को क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। कश्मीर में पुराने घरों से बाहर की ओर उभरी हुई खिड़की को डब कहा जाता है। यहां पर देखिए चार विकल्प भी दे रखे, डोंगा, इग्लू या फिर खत्म बंद। तो डोंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह श्रीनगर की डल झील में चलने वाले जो हाउस बोट होते हैं उसे कहा जाता है डोंगा। सीधे सीधे पूछा भी गया है कि श्रीनगर की डल झील में चलने वाली हाउस बोट को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डोंगा कहा जाता है। इग्लू किसे कहते हैं भैया? तो ये आपने सुना होगा भाई, बर्फ में घर बनाए जाते हैं, किसके? बर्फ के बनाए जाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। यहाँ बर्फीले इलाकों में बर्फ का घर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। खत्म बंद किसे कहते हैं भैया? तो खत्म बंद याद रखिएगा, यहाँ लकड़ी की नक्काशी वाली छत का डिजाइन होता है। किसका? छत का डिजाइन होता है, उसे क्या कहा जाता है? लकड़ी के, याद रखिएगा, लकड़ी की नक्काशी वाली छत की डिजाइन होता है, उसे खत्म बंद कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया था और उसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं, क्या होगा? डब होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में मनाली है और मनाली के घर मुख्य रूप से किन चीजों से बनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता चुका हूं, केवल मिट्टी और भूसे से, पत्थर और लकड़ी से, ढलवा छत वाले, बर्फ के ब्लॉकों से, या फिर मजबूत बांसों के डंडों से। तो मैं मनाली के बारे में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता चुका था। किससे बनाए जाते भैया? इसकी छत कैसी होती? ढलवा होती है ना। और उसके घर किससे बनाए जाते हैं? पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहां पर बारिश और बर्फबारी अधिक होती है, इसलिए बर्फ फिसलने के लिए पत्थर व लकड़ी के घर ढलवा छतों के साथ बनाए जाते हैं। मिट्टी और भूसे के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, राजस्थान में बनाए जाते हैं। बर्फ के बारे में बताया था, ब्लॉक ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? इग्लू में होते हैं, इग्लू के घर में होते हैं। मजबूत बांसों के डंडों से, ये मैंने असम की विशेषता आपको बताई थी, यानी कि असम के घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी वाला हो जाएगा। तो 5 प्रश्न आपके यहाँ पर आवास के खत्म होते हैं। अब बात करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु के 5 प्रश्नों के बारे में। तो इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि वहां कौन सा जीव है जो अपने जीवन का अधिकांश समय पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, लगभग 15 घंटे, और बहुत धीमा होता है। तो 15 घंटे की जगह 17 कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 17 घंटे दिया हुआ है लगभग, है ना। तो जो 17 घंटे लगभग सोता है और उल्टा लटक कर सोता है उसे क्या कहा जाता है? भालू, चिंपांजी, स्लोथ या फिर लंगूर, तो उसे कहा जाता है स्लोथ। सीटेट एग्जाम में बहुत ही ये ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है ना, बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है उनका, एक कह सकते हैं कि मनपसंद प्रश्न है ये, है ना, बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए उसे क्या कहते हैं भैया? स्लोथ होता है। इसकी उम्र कितनी होती है? टोटल 40 वर्ष होती है। टोटल ये 8 पेड़ों पर अपने जीवन काल में सिर्फ 8 ही पेड़ बदलता है, यानी कि ये पेड़ की पत्तियां खा लिया, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरे में चला गया, तो ऐसे टोटल 8 पेड़ तक ही जा पाता है, पत्तियां खाता है सिर्फ, है ना। और ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए उतरता है, इतना आलसी जीव होता है, 17 घंटे लगभग सोता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, आगे समझ में आंसर इसका क्या होगा? स्लोथ होगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, नेपेंथिस घटपर्णी या फिर पिक्चर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये पौधा किस प्रकार का होता है भैया? कीट भक्षी पौधा होता है। इसके बारे में क्या पूछा गया है कि यहाँ पौधे कीड़ों का शिकार मुख्य रूप से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए करता है। देखिए 2-3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं कि नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, और किस प्रकार का पौधा है? ये कीट भक्षी पौधा है। ये पौधे यहाँ पौधे कीड़ों का शिकार करता है। यहाँ पौधा किसका शिकार करता है? कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। क्यों करता है, किसकी कमी से करता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जहां पर उगता है, ये जहां पर उगता है वहां किसकी कमी होती है भैया? याद रखिएगा, वहां पर
नाइट्रोजन की कमी होती है और इसकी पूर्ति करने के लिए ही वो शिकार करता है कीड़ों का। किसका? कीड़ों का। इसलिए ही वो शिकार करता है कि उसकी नाइट्रोजन की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सके, है ना। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। घटपर्णी पौधे में कीड़ों को फंसाने वाला कलश या घड़े का आकार वास्तव में पौधे के किस भाग का रूपांतरण है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल? तो सरल सा प्रश्न है, किसका भाग है भैया? वो पत्ती का भाग है ना, जो घड़े नुमा होता है जिसमें कीड़े को फंसाने वाला जो कलश होता है या फिर घड़े का आकार वास्तव में पौधे के किस भाग का रूपांतरण होता है? तो पत्ती का होता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि स्लोथ का मुख्य आहार क्या है जिसे पचाने में उसे 1 महीने तक का समय लग सकता है? कीड़े मकोड़े, सॉरी छोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ों की पत्तियां, दूसरे जानवर का मांस या फिर केवल ताजे फल? तो अभी मैंने आपको बताया था किसका भोजन करता है? ये पत्तियों का, है ना। किसका करता है भैया? पत्तियों का करता है, पेड़ों की पत्तियों का। और इसे पचाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, यानी कि पत्तियों में ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए इसका जो पाचन है बहुत धीमे होता है ना। इस वजह से समय उसको क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो पेड़ों की पत्तियां यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि घटपर्णी पौधा कीड़ों को अपने घटपर्णी पौधा कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता है भैया? वहां रात में चमकता है क्या? वहां तेज आवाज निकालता है क्या? वहां एक मीठी और मादक सुगंध छोड़ता है क्या? फिर उसकी पत्तियां झटके से बंद हो जाती हैं? तो कैसे कीड़े आकर्षित होते हैं? वो एक मीठी मादक सुगंध छोड़ता है और उसी वजह से आकर्षित होते हैं कीड़े और वहां आकर फंस जाते हैं ना। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जल की, है ना। 5 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। 5 प्रश्न जल के आपको मिलेंगे और जल से देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस प्रमुख नदी के तट पर स्थित है? जो लखनऊ है किस प्रमुख नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर घाघरा? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोमती नदी, है ना। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। यदि पूछे कि कहां से निकलती है भैया, तो पीलीभीत से निकलती है। और लखनऊ शहर में इस नदी के किनारे, जो लखनऊ शहर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर गंगा की हम बात करें तो भाई गंगा में कानपुर हो गया आपका, कानपुर, है ना। कानपुर के साथ साथ प्रयागराज हो गया और उसके बाद हो गया वाराणसी, है ना। ये 2-3 शहर मैंने आपको बताए हैं। ये किसकी नदी के किनारे बसे हुए हैं भैया? गंगा नदी के। यमुना नदी की हम बात करें तो यहाँ पर आपका आगरा हो गया और मथुरा। आगरा और मथुरा ये 2 शहर किसके किनारे बसे हुए हैं भैया? यमुना के। घाघरा की बात करें तो यहाँ अयोध्या क्षेत्र की प्रमुख नदी है। किसकी? अयोध्या क्षेत्र की। तो याद रखिएगा गंगा नदी के, यमुना नदी के, गोमती नदी के और घाघरा नदी के, है ना। यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये किस प्रमुख नदी के तट पर स्थित है भैया? तो ये आपकी गोमती नदी के, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमामि गंगे योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई है तो इसका उद्देश्य पूछा गया है क्या है भैया? सिंचाई के लिए नई नहरें बनाना, गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना और कायाकल्प करना, ग्रामीण घरों में पानी के मीटर लगाना या फिर केवल बाढ़ रोकना। तो यहाँ पर देखिए नाम में ही लिखा हुआ नमामि गंगे, यानी कि गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना और कायाकल्प करना। यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रिहंद बांध, यहाँ पर रिहंद बांध के बारे में पूछा गया है किस जिले में स्थित है? ललितपुर में, प्रयागराज में, सोनभद्र में या फिर चित्रकूट में? तो सही आंसर क्या होगा भैया? सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। कहां पर है भैया ये रिहंद बांध? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। यदि नदी पूछे तो आपको रिहंद नदी और बांध पूछे तो ये कहां पर है? सोनभद्र में स्थित है। ललितपुर की हम बात करें तो यहाँ माता टीला और गोविंद सागर बांध, है ना। यदि ललितपुर के बारे में पूछे या फिर माता टीला और गोविंद सागर बांध के बारे में पूछ ले कहां पर स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। प्रयागराज में कौन सा बांध स्थित है भैया? तो याद रखिएगा गुलरिया बांध। कहां पर स्थित है ये भैया? प्रयागराज में स्थित है। चित्रकूट में पूछ ले भैया तो यहाँ पर गुंटा, कौन सा बांध है भैया? यहाँ पर गुंटा बांध स्थित है। तो यहाँ पर चित्रकूट के बारे में बता दिया, प्रयागराज में, ललितपुर में और सोनभद्र के बारे में तो प्रश्न में दिया हुआ है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य नारा और उद्देश्य पूछा गया है कि भाई मुख्य नारा क्या है या फिर उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का? हर घर नल से जल, खेतों में पानी की बर्बादी रोकना, नदियों को जोड़ना या फिर गंगा सफाई?
चार विकल्प देखकर ही आप आंसर समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कृषि सिंचाई योजना की बात की जा रही है, तो ये खेतों में पानी की बर्बादी रोकने का मुख्य नारा है या फिर उद्देश्य आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो आगरा और मथुरा से होकर बहती है। सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा गया है, और वो नदी कहां से होकर बहती, आगरा और मथुरा से। गोमती है, रामगंगा है, या फिर यमुना है, या फिर घाघरा नदी है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी। उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र में गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी वो कौन सी होगी, यमुना नदी होगी, और ये आगरा और मथुरा से होकर बहती है। बात करें यहाँ पर गोमती नदी की, तो यहाँ लखनऊ से होकर बहती, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, क्या बताया था कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ का जो शहर है यानी कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताया था गोमती नदी के, है ना। रामगंगा की हम बात करें तो यहाँ कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। कहां पर मिलती है ये, लिखूंगा नहीं, आपका समय खराब होगा। यहाँ कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। घाघरा जैसे सरयू नदी भी कहते हैं, और यहाँ गंगा की एक अन्य बड़ी सहायक नदी कह सकते हैं, गंगा की एक अन्य बड़ी सहायक नदी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी सहायक नदी, और साथ में पूछा गया था कि आगरा और मथुरा से होकर बहने वाली नदी कौन सी है भैया, यमुना नदी है। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। घाघरा भी एक सहायक नदी है, लेकिन ये जो प्रश्न इससे मैच ये नहीं खाती है। गोमती नदी लखनऊ के किनारे वाला, लखनऊ से होकर बहती है। रामगंगा यहाँ कन्नौज के पास गंगा से निकलती है ना। तीनों चारों के बारे में बता चुका हूं, तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे यहां पर हमारा परिवार और एनवायरमेंट की बात करेंगे, और टोटल यहां पर 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। इसमें कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा, है ना। हर टॉपिक के 5-5 प्रश्न रखे हैं, और उन 5 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर आप बताइएगा। प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, या फिर पेरिस समझौता। सरल सा प्रश्न है, ओजोन परत के बारे में काफी बार यूपीटीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे कि सीएफसी आपको पता होगा, है ना, इसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करें तो यहाँ ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, यदि सीधे सीधे पूछे कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। यदि आपसे पूछे कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका रामसर सम्मेलन, है ना। ये आर्द्र भूमि से संबंधित है, या कह सकते हैं या किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। पेरिस समझौता, इसके बारे में पूछे तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, किससे हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो चारों के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी है, सही आंसर आपका बी वाला होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यहाँ प्रश्न पूछा गया है 72, 71, 86 या फिर 2002 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी ये आप सभी को पता हो, तो ये हुई थी 1984 में, है ना। यहाँ पर 2 और 3 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी, 2 और 3 दिसंबर को, है ना। अधिकतर यदि प्रश्न में 3 दिसंबर दे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो 2 दिसंबर दे देंगे या फिर 3 दिसंबर दे देंगे, क्योंकि मध्य रात्रि को हुई थी इसलिए इसे 2 या फिर 3 दिसंबर कहा जाता है। अधिकतर 3 दिसंबर आता है प्रश्न में विकल्प, तो ये आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को, है ना। और कंपनी का नाम क्या था पूछा जाता है, ये इसमें रखा नहीं है, तो कंपनी का नाम यहां पर लिख देता हूं मैं, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, है ना। क्या नाम था कंपनी का, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, है ना। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भैया इससे, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ना। एक क्यूज के तौर पर दे रहा हूं कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, उसका कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसमें जो रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी, ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अब मैंने प्रश्न क्या है और बताया क्या है, इसका क्या कारण है भैया, क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही इस अधिनियम को लाया गया था। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ये भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी उसके बाद ही पर्यावरण को बचाने और सुधारने के लिए 1986 में, 84 में ये हुआ था, और 1986 में इस संरक्षण को लाया गया था, पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 1986 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 1972 की बात करें तो आपको पता होगा वन्य जीव संरक्षण,
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। 1981 की हम बात करें तो इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। 2002 की बात करें तो इसमें जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। तो ये 72, 81 और 2002 के बारे में भी आपको बता चुका हूं। आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज का, जूल का, डेसिबल का या फिर एम्पियर का? तो यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है, तो ये करते हैं डेसिबल का। किसका उपयोग करते हैं भैया? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का। फिर हर्ट्ज को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पता होना चाहिए, ध्वनि की आवृत्ति मापते हैं। इससे क्या मापते हैं? ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती। जूल से क्या मापा जाता भैया? तो ऊर्जा या कार्य की इकाई। ऊर्जा लिखा हुआ है ना, ऊर्जा या कार्य की इकाई। एम्पियर की हम बात करें तो ये विद्युत धारा की इकाई है। किसकी है भैया? यहां विद्युत धारा की इकाई है। ध्यान दीजिएगा ना, हर्ट्ज की बात करें ध्वनि की आवृत्ति, जूल की बात करें तो ऊर्जा या कार्य की इकाई, एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा की इकाई, है ना। और ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? ये मैं आपको बता चुका हूं, डेसिबल से मापा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरी ऐसी आ रही है ना, उसमें मत जाइएगा, प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं। देखिए पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? दो मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से? एक जैविक और एक अजैविक। दो होते हैं, एक तो जैविक होता है और एक अजैविक घटक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? यहाँ पर अजैविक घटक का उदाहरण बताना है। जिसमें जीव होता है वो जैविक होता है, जिसमें जीव नहीं होता वो अजैविक होता है ना। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव या फिर मृदा। तो यहाँ पर क्या है भैया? मृदा। मृदा में क्या जीव होता है, जान होती है कि नहीं होती है? तो ये अजैविक घटक में आ गया आपका। पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। सही आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वाला होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हो? यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और यही पूछा गया था। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 प्रश्न मिलेंगे वो मेले और त्योहार से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 5 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नौचंदी का जो मेला है ये कहां पर आयोजित किया जाता है? आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर हापुड़ में? तो यहाँ पर नौचंदी मेला के बारे में पूछा गया है। तो नौचंदी मेला मेरठ का एक क्या है भैया? प्रसिद्ध मेला है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सीधा सीधा पूछा भी जाता है कि आपका जो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो कौन सा मेला माना जाता है? तो नौचंदी मेला, है ना। आगरा की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा मेला आयोजित होता है? तो यहाँ पर आप कह सकते भैया बटेश्वर। कौन सा? बटेश्वर मेला। साथ में राम बारात, है ना। बटेश्वर और राम बारात, ये दो मेले कहां पर आयोजित होते हैं? आगरा में। लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पर लखनऊ महोत्सव होता है। हापुड़ की हम बात करें तो यहाँ पर लिख देता हूं गढ़ मुक्तेश्वर मेला। कौन सा होता भैया? गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहां पर आयोजित होता है? हापुड़ में होता है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पर नौचंदी मेले की बात की जा रही है तो मेरठ आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शायद आपको सही से समझ में आए, गढ़ लिख देता हूं यहाँ पर, गढ़ मुक्तेश्वर मेला, है ना, ये सही। ठीक, याद रखिएगा हापुड़ में स्थित है, यानी कि हापुड़ में ये मेला लगाया जाता है। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पशुओं के लिए लगने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध बटेश्वर मेला यानी कि ऊंटों का मेला किस जिले में लगता है? अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में, आगरा में, बलिया में, बाराबंकी में या फिर फर्रुखाबाद में। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या बताया था भैया? बटेश्वर मेला कहां पर लगता है? आगरा में लगता है ना। इसे ऊंटों का मेला भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बटेश्वर मेला आगरा जिले के यमुना नदी के तट पर लगने वाला प्रसिद्ध पशु मेला है। बात करें हम यहाँ पर बलिया की, तो बलिया में भी मेला लगता है। कौन सा लगता है भैया? ददरी मेला। कौन सा लगता है?
ददरी मेला, याद रखिएगा ये भी एक पशु मेला है। बाराबंकी की हम बात करें तो यहाँ पर देवी शरीफ मेला लगता है, क्या सॉरी देवा शरीफ मेला लगता है। कौन सा? देवा शरीफ मेला कहां पर लगता है? बाराबंकी में लगता है। फर्रुखाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर मकनपुर मेला लगता है। कहां पर लगता है? ये फर्रुखाबाद में लगता है। तो इन चारों के बारे में एक एक मेला मैंने आपको बता दिया है ना। आगे और बात करेंगे मेलों की, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगरा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती नदी के संगम पर लगता है? ये बहुत काफी प्रसिद्ध मेला है। कहां कहां लगता है ये भी आपको पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश की। वाराणसी में, मथुरा में, प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद नाम था सभी को पता है, फिर इसे क्या कर दिया गया? प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो आप सभी को पता है जो कुंभ मेला है वो हर साल कितने सालों में लगता है भैया? 12 वर्ष में लगता है कुंभ मेला, है ना। लेकिन एक और मेला लगता है जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, वो हर 6 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में लगता है और जो कुंभ मेला है वो 12 वर्ष में लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। कहां पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। कहां पर? प्रयागराज में। वाराणसी की हम बात करें तो यहाँ पर देव दिवाली और गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। मथुरा की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। साथ में होली का त्योहार भी मथुरा में धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या की हम बात करें तो यहाँ पर रामनवमी और परिक्रमा मेला लगाया जाता है अयोध्या में ना। एक बार फिर मैं रिवीजन आपको करवा देता हूँ, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। जो कुंभ मेला है ये हर 12 वर्ष में आता है। अर्ध कुंभ मेला के बारे में पूछे तो 6 वर्ष में आता है। वाराणसी में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो भैया यहाँ पर देव दीपावली और गंगा महोत्सव मनाया जाता है। मथुरा के बारे में काफी पूछा जाता है, तो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और होली उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में रामनवमी और परिक्रमा मेला लगाया जाता है ना। तो तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर प्रतिवर्ष देवा शरीफ मेला कहां पर आयोजित होता? देवा शरीफ मेला थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, मेरठ, शाहजहांपुर, बाराबंकी या फिर बांदा। क्या बताया था भैया मैंने? देवा शरीफ मेला के बारे में। कहां पर लगता है? बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी जिले में देवा शरीफ नामक स्थान पर कार्तिक महीने में यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है। कहाँ कब लगता है? कार्तिक महीने में लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, मेरठ में मैंने आपको क्या बताया था शुरू में? मेरठ में क्या बताया था? नौचंदी बताया था। नौचंदी का मेला कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है। शाहजहांपुर में कौन सा मेला लगता है भैया? यहाँ पर ढाई घाट मेला, ये पूछा जाता है। ढाई घाट मेला कहां पर लगता है? तो ये शाहजहांपुर में लगता है ना। और बांदा में कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पर कालीजर मेले के बारे में पूछे तो ये कहां पर लगता है? बांदा में लगता है। तो यहाँ पर चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में फाल्गुन माह में लठमार होली विशेष रूप से कहां खेली जाती है? यहाँ पर सीधा सीधा लठमार होली के बारे में पूछा गया है। ये कहां पर खेली जाती है? बरसाना यानी कि मथुरा में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर चित्रकूट में। अभी मैंने आपको क्या बताया था भैया? होली कहां पर धूमधाम से मनाई जाती है? कहां पर बताया जन्माष्टमी और होली कहां पर मनाई जाती है? मथुरा में। और मथुरा में ही लठमार होली विशेष रूप से खेली जाती है ना। तो बरसाना मथुरा है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बरसाना मथुरा में होली के मुख्य पर्व से कुछ दिन पहले महिलाओं द्वारा पुरुषों के साथ लठमार होली खेली जाती है ना। यानी होली के पहले कुछ दिन पहले ही इसे खेला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा या फिर बरसाना। ठीक, यहाँ पर सारनाथ के बारे में हम आपको बता दें। सारनाथ में क्या होता है? कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। कुशीनगर की हम बात करें तो यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा और केला महोत्सव होता है। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा और केला महोत्सव कुशीनगर में होता है। चित्रकूट की हम बात करें तो यहाँ पर रामायण मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा भैया? रामायण मेला है ना। तो इन तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? आपका पहला वाला होगा। चलिए अब बात करेंगे स्थानीय व्यवसाय की। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि आपके कंप्लीट 35 प्रश्न हो चुके हैं। अब 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद एक योजना है ये। इस योजना के तहत अलीगढ़ जिला किस उद्योग के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है? एक जिला एक उत्पाद के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ताले और हार्डवेयर, कालीन निर्माण, कांच की चूड़ियां या फिर खेल का सामान।
देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अलीगढ़ जिले की बात की जा रही है, तो ये ताले और हार्डवेयर है ना, ताले और हार्डवेयर उद्योग के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है आपका अलीगढ़। तो याद रखिएगा। कालीन निर्माण की हम बात कर ले भैया, कालीन निर्माण कहां पर होता है? ये होता है भदोई, और याद रखिएगा ये भी इंपोर्टेंट है, भदोई और मिर्जापुर में। कहां पर? भदोई और मिर्जापुर में का ये मुख्य व्यवसाय है कालीन निर्माण। कांच की चूड़िया की हम बात करें तो ये फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद। और खेल का सामान, ये भी एक मेरठ का आप कह सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद वाली योजना के तहत कह सकते हैं, ये मेरठ में है। खेल का सामान मेरठ है ना, बहुत प्रसिद्ध है, ये भी देश दुनिया में जाता है यहाँ से सामान, है ना, खेल का सामान। तो यहाँ पर बात की जा रही थी भाई अलीगढ़ जिला किस उद्योग के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है? तो ताले और हार्डवेयर। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस पारंपरिक हस्तलिखित व्यवसाय, हस्तशिल्प व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ओडीओपी योजना में भी चुना गया है? ओडीओपी योजना मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको? एक जिला एक उत्पाद। चमड़े के उत्पादन, पीतल के बर्तन और सिर्फ मिट्टी के बर्तन, या फिर चिकनकारी कढ़ाई? क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर एक जिला एक उत्पाद, और किसके बारे में पूछा गया? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के बारे में पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा भैया आपका? पीतल के बर्तन और शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध है आपका कौन सा? मुरादाबाद शहर, उत्तर प्रदेश का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पीतल नगरी के बारे में पूछे, उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो भैया आपका मुरादाबाद को कहा जाता है। यहाँ अपने पीतल के हस्तशिल्प और बर्तनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, यानी कि देश विदेश में इसके जो पीतल के बर्तन होते हैं वो जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, चमड़ा के उत्पाद की हम बात करें तो ये आपकी आगरा और कानपुर, इसके उद्योग की बात करें, है ना, चमड़े के उत्पादन के उद्योग की, तो आगरा और कानपुर आपको याद रखना है। मिट्टी के जो बर्तन है वो आपका खुर्जा, याद रखिएगा, बुलंदशहर, बुलंदशहर आप याद रखिएगा, है ना। खुर्जा ना भी दे विकल्प में तो बुलंदशहर आपको याद होना चाहिए। और आजमगढ़, ये आजमगढ़ इन दोनों शहरों के लिए प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तन, है ना। चिकनकारी कढ़ाई की बात करें हम यहाँ पर तो लखनऊ, लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई कला है ये चिकनकारी कढ़ाई, तो याद रखिएगा लखनऊ, लखनऊ, ठीक, याद रखिएगा। तो चमड़े के उत्पाद के बारे में बता दें, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और चिकनकारी कढ़ाई, चिकनकारी कढ़ाई, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ओडीओपी योजना के अंतर्गत प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया था आजमगढ़, अमेठी, अयोध्या या फिर अलीगढ़, कौन होगा? अभी मैंने आपको दो जिले बताए थे मिट्टी के बर्तन के लिए, कौन सा बताया था? एक तो बुलंदशहर बताया था और दूसरा कौन सा बताया था? आजमगढ़ बताया था। और आजमगढ़ विकल्प में है मिट्टी के बर्तन के बारे में। आजमगढ़ आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर शहर मुख्य रूप से किस स्थायी व्यवसाय के लिए भारत में हब माने जाते हैं? किस लिए माने जाते हैं भैया? लकड़ी के खिलौने, चमड़ा उद्योग, रेशमी की साड़ी या फिर इत्र निर्माण? आगरा और कानपुर शहर के बारे में बात की जा रही है, और इन दोनों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था किस लिए प्रसिद्ध है भैया? ये चमड़ा उद्योग के लिए बताया था, चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर, आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने वाराणसी और चित्रकूट, याद रखिएगा, सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, है ना। रेशम की साड़ियां, ये आपका वाराणसी, बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं, वो कहां से आपकी होती? वाराणसी से होती है ना रेशम की साड़ी। इत्र निर्माण, ये आपका कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज जिला। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ना, इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का स्थानीय व्यवसाय और ओडीओपी उत्पाद क्या है? यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का स्थायी व्यवसाय क्या है? बांसुरी है, ताला है, कालीन या फिर गुड़ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी, है ना। पीलीभीत भारत में सबसे उत्तम बांसुरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे उत्तम बांसुरी कहाँ मिलती है भैया? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मिलती है, और यहाँ बांसुरी महोत्सव भी मनाया जाता है। कहां पर? पीलीभीत जिले में, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। ताला के बारे में पूछे तो ये आपका अलीगढ़ हो जाएगा। कालीन के बारे में पूछे तो यहाँ भदोई हो जाएगा, कालीन के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। गुड़ के बारे में पूछे तो भैया ये अयोध्या और मुजफ्फरनगर,
मुजफ्फरनगर, है ना, गुड़ के बारे में पूछे तो, है ना। तो चारों के बारे में बता चुका हूं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का स्थानीय व्यवसाय पूछा गया था, तो वो आपका बांसुरी होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर यातायात और संचार के आपको यहाँ पर कितने प्रश्न मिलेंगे भैया? 5 प्रश्न मिलेंगे। देखते हैं 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी नंबरिंग के अनुसार NH2 कौन सा है? यहाँ पर ये पुराना है, ये है ना, अनुसार NH2। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको छोड़ दीजिए, इसको यदि आप ध्यान में भी नहीं देंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा गया है, कौन सा होगा? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा भैया आपका NH2, है ना, ये लिखा हुआ ना NH2, ये है ना, जिसे ऐतिहासिक रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड। कहां से कहां तक? दिल्ली से कोलकाता। कहां से कहां तक है ये भैया? दिल्ली से कोलकाता। ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। लंबा राजमार्ग पूछे तो NH कौन सा होगा? जाएगा ये 2। और कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड है। कहां से कहां तक? दिल्ली से कोलकाता। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली रेलगाड़ी मार्च 1959 में चली थी, ये सभी को पता है। ये किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, ये आपको बताना है। और मुझे लगता है ये भी आपको सारी जानकारी होगी। तो ये उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन चली थी मार्च 1859 में, और ये चली थी भैया इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और कानपुर के बीच में चली थी। कहां पर? प्रयागराज और कानपुर के बीच में चली थी। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को उत्तर प्रदेश के किन स्थानों के बीच शुरू हुई थी? लखनऊ और दिल्ली, इलाहाबाद और नैनी, कानपुर और आगरा, या फिर वाराणसी और सारनाथ। तो सही आंसर क्या होगा भैया? आपका हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद और नैनी। 1911 में इतिहास की पहली हवाई डाक सेवा विमान द्वारा प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू की गई थी। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारत का पूर्वोत्तर रेलवे कहां पर है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहां पर है। उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है भैया? लखनऊ में है, प्रयागराज में है, गोरखपुर में, या फिर झांसी में है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में पूछे तो कहां पर होगा? गोरखपुर में होगा। याद रखिए, कहां पर? गोरखपुर में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW1 है, जो गंगा नदी पर स्थित है। कहां पर है? गंगा नदी पर स्थित है। कहां से कहां तक जाता है ये पूछा गया है। हल्दिया से प्रयागराज, कानपुर से वाराणसी, दिल्ली से आगरा, या फिर लखनऊ से बलिया। तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हल्दिया से प्रयागराज है। हल्दिया कहां पर है भैया? तो याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक ये जाता है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। और यदि इसकी लंबाई पूछे तो याद रखिएगा 1620 किलोमीटर लंबा है ना। लंबाई इसकी पूछे तो ध्यान दीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे खेल कूद के 5 प्रश्नों की बात, है ना, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज की। तो यहां पर देखते 5 प्रश्न कौन कौन से भैया। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, या फिर टेनिस से? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है भैया कि जो मेजर ध्यानचंद है ये किसके जादूगर थे? हॉकी के जादूगर थे। किसके? हॉकी के। तो इनका संबंध किससे होगा? हॉकी से। एक और कप यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आगा खां कप या फिर आगा खान कप भी आप कह सकते हैं ना। ये जो दोनों ट्रॉफी या फिर कप है ये किससे संबंधित होगा? हॉकी से। बाकी के एक एक में आपको बता देता हूँ। जैसे क्रिकेट की हम बात करें तो रणजी बहुत प्रसिद्ध है ना। रणजी ट्रॉफी किससे प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। फुटबॉल भैया संतोष ट्रॉफी। टेनिस के बारे में आपको पता होगा डेविस कप है ना। तो इन तीनों के बारे में एक एक कप यानी कि एक एक ट्रॉफी में आपको बता चुका हूं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेविस कप के बारे में पूछे तो टेनिस याद रखिएगा, संतोष कप के बारे में पूछे तो फुटबॉल याद रखिएगा, रणजी के बारे में पूछे तो क्रिकेट आपको याद रखना है। बाकी मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी और आगा खां कप के बारे में पूछे तो हॉकी आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हॉकी यानी कि सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी देखिए अभी मैंने आपको बताया था। और डुरंड कप मुख्य रूप से किस खेल से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है? ये आपका संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप है ना। कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल।
अभी मैंने आपको बताया, किसका बताया था, ये मैंने आपको फुटबॉल का बताया था ना, संतोष ट्रॉफी। मैं डुरंड कप नहीं बताया था, डुरंड कप भी याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। और भी एक दो और बता देता हूं, जैसे कि अब यहाँ पर आई गया है तो याद रखिएगा, सुब्रतो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है ना। तो 3 याद रखिएगा, एक संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और सुब्रतो कप, है ना, ये फुटबॉल से संबंधित होंगे। ठीक, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, अभी मैंने आपको बताया था, लॉन टेनिस से, टेबल टेनिस से, गोल्फ से, या फिर बास्केटबॉल से। क्या बताया था मैंने अभी डेविस कप के बारे में, टेनिस के बारे में बताया था मैंने। और कौन सी टेनिस है वो, ये आपको याद रखना है। और लॉन टेनिस होगा, कौन सी होगी भैया, लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध किस खेल से होगा, लॉन टेनिस से होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है। यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में पूछा गया है भैया, कहां पर स्थित है ये, लखनऊ में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में, या फिर गाजियाबाद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। और ये किसका मैदान है, क्रिकेट का मैदान है। क्या खेला जाता है यहाँ पर, क्रिकेट स्टेडियम है ना, याद रखिएगा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक कबड्डी टीम में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते, एक टीम में पूछा गया है। टीम में मैदान पर, है ना, 9, 11, 5 या फिर 7, कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, कबड्डी में पूछे तो एक मैच में मैदान पर एक टीम से खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। और यहाँ पर 9 खिलाड़ी किसके होते हैं, तो खो खो के होते हैं, या फिर कह सकते हैं खो खो के कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं। 11 किसके होते हैं भैया, क्रिकेट के होते हैं। किसके होते हैं, क्रिकेट के होते हैं। ठीक, और 5 किसके होते हैं, तो 5 होते हैं बास्केटबॉल के, याद रखिएगा। 5 बास्केटबॉल के होते हैं, 7 आपके कबड्डी के होते हैं, 11 क्रिकेट के होते हैं, 9 किसके होते हैं, खो खो के खिलाड़ी होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे संविधान के 5 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। 5 प्रश्न संविधान से संबंधित। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत संविधान में मूल अधिकार पूछा गया है, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। भारत संविधान में जो मूल अधिकार है, इसका जो प्रावधान है, ये किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो यहां से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए आयरलैंड से। कनाडा की हम बात करें तो यहां से संगठनात्मक व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो यहां से समवर्ती सूची और जो प्रस्तावना की भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यहां पर देखिए 2 शब्द लिखे हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। एक और शब्द यहां पर जोड़ लीजिएगा, अखंडता। क्या जोड़ना है, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी के साथ साथ और अखंडता के बारे में भी यदि पूछ जाए, इन शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए। पहले विकल्प पढ़ लेते फिर आंसर बताएंगे। 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां। तो जब यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द की बात आए तो ये होगा आपका 44वां संशोधन 1976, है ना। 1976 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, है ना। 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन सा संविधान संशोधन था, वो आपका 42वां संविधान संशोधन था। अब 2 और संशोधन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, 73वां और 86वां। 2 भी पूछे जाते हैं। तो 73वें की बात करें तो इसके अंतर्गत पंचायती राज संबंधित है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भाई पंचायती राज किससे संबंधित है, कौन सा संविधान संशोधन से, तो 73वें। 86वें के साथ कौन सा संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, है ना, याद रखिएगा। पंचायती राज किससे संबंधित है, 73वां संशोधन से। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, 86वें संशोधन से, है ना। ये 2 संशोधन काफी इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वैसे 44वें संशोधन के बारे में भी आपको बता देता हूं। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। क्या हटाया गया था भैया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन में हुआ था, 44वें संशोधन में हुआ था 1978 में। ठीक, तो तीनों चारों के बारे में बता चुका हूं, आंसर आपका पहला वाला होगा। ठीक, आगे बढ़े।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है? यहां पर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के बारे में पूछा गया, आर्टिकल के बारे में पूछा गया है कि इसके तहत राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख यानी कि फॉर्मल हेड के बारे में यहां पर बात की जा रही, कौन सा राज्यपाल होता है? अनुच्छेद 52 में, 153 में, 72 में या फिर 124 में, किसमें होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 153। क्या होता है भैया इसमें? अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है जो राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र यानी कि औपचारिक रूप में प्रमुख होता है। नाम मात्र यानी कि औपचारिक रूप में होता है वो, और कौन से अनुच्छेद के रूप में होता है भैया? तो वो अनुच्छेद 153 के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बाकी इनके बारे में भी बता देता हूं, सुन लीजिए। अनुच्छेद 52 के बारे में पूछे तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसके अनुच्छेद के अंतर्गत। 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है अनुच्छेद 72 में। 124 में क्या है भैया? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई है अनुच्छेद 124 में। फिर सुन लीजिए, 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति बताई गई है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई। बाकी 153 के बारे में बता चुका हूं, और यही आपका सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं किस देश के संविधान से प्रेरित है? थोड़ी देर पहले ही मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया था, विकल्पों में आया था, और वहां पर मैंने जानकारी आपको दी भी थी, है ना? पहले प्रश्न में थी शायद, है ना? जो 5 प्रश्न थे उसमें पहले प्रश्न में इसके बारे में बताया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए, है ना? भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, और ये कहां से लिए गए भैया? आयरलैंड से लिए गए हैं। ब्रिटेन की पूछे, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। याद रखिएगा चारों के बारे में, है ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा सही आंसर भैया? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, है ना? संविधान का मसौदा तैयार करने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात करें तो ये संविधान सभा के क्या थे भैया? स्थायी अध्यक्ष थे। एक प्रश्न मैं आपसे यहां पर पूछूंगा जो कमेंट्स के माध्यम से आपको आंसर देना क्यूज के तौर पर। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताना सभी को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया संविधान सभा के? ये तो स्थायी अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, है ना? इसके पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें तो ये प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता चुका हूं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। स्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया हमारे संविधान सभा के? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आंसर आपको बता चुका हूं, सी वाला होगा। अब बात करेंगे भैया शासन, पंचायत, नगर पालिका, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रतीक, है ना? इन सभी के माध्यम से सभी के 5 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है जो राज्य के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है? सीधा सीधा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में पूछा गया है। मोर है, सारस क्रेन है, भारतीय रोलर है या फिर गोरैया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा? सारस क्रेन होगा। और मोर क्या है भैया? ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारतीय रोलर की बात करें तो ये याद रखिएगा भैया, कर्नाटक और ओडिशा। कर्नाटक और ओडिशा का राजकीय पक्षी पूछे तो भारतीय रोलर है। गोरैया कहां का भैया? तो ये आपका दिल्ली का हो जाएगा, और दिल्ली के साथ साथ बिहार, है ना? बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा होगा? गोरैया होगा। कर्नाटक और ओडिशा का भारतीय रोलर होगा। उत्तर प्रदेश का सारस क्रेन होगा।
भारतीय अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? मोर होगा, है ना। तो चारों के बारे में आपको जानकारी मिल गई है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प क्रमशः कौन सा है? यहाँ पर राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प बताना है उत्तर प्रदेश का। बरगद और कमल, पीपल और गुलाब, अशोक और पलाश, आम और गेंदा, कौन सा होगा सही आंसर? राजकीय वृक्ष होगा आपका अशोक और राजकीय पुष्प होगा आपका पलाश, है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है तो राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा और राजकीय पुष्प आपका क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। और बरगद और कमल के बारे में आपको पता होगा, ये बरगद क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है, ये राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। और कमल क्या है? कमल आपका राष्ट्रीय पुष्प है ना। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भारत के हैं ये, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नगर पालिका का मुख्य प्रशासनिक और जनहित कार्य निम्नलिखित में से कौन सा? नगर पालिका का यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य पूछा गया है, कौन सा होगा? देश की सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन करना, मुद्रा छापना, है ना। सरल सा प्रश्न, चार विकल्प देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन करना, यही इसका मुख्य कार्य है और यही जनहित कार्य होगा, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? यहाँ पर यदि आपने 52 प्रश्न नंबर 52 को ध्यान से सुना होगा तो मैंने इसमें बताया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, सॉरी कौन से संशोधन के अंतर्गत इसे दर्जा प्राप्त हुआ था, ये मैंने बताया था 52वें प्रश्न में। यदि आपने वो प्रश्न ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं, 42वां, 44वां, 73वां या फिर 74वां, है ना। तो वहां पर क्या बताया था मैंने? वहां पर बताया था भैया 73वां संशोधन बताया था मैंने कि भाई 73वें संशोधन में किसकी बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। 73वां संशोधन 1992 में, है ना। इस संशोधन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 42वें, 44वें और 74वें। यदि हम 44वें के बारे में आपको बता चुका था भैया, इसमें क्या संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 74वें, इसमें नगर पालिका यानी कि शहरी प्रशासन की बात की गई, यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन में, है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन 1992, 1992 की बात यहाँ पर की जा रही। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, एशियाई शेर है, बाघ या फिर हाथी है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यहां पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होगा भैया? आपका बारहसिंगा हो जाएगा। और यहां पर एशियाई शेर दे रखा है, एशियाई शेर किसका है? तो ये गुजरात का है, गुजरात का राजकीय पशु है भैया एशियाई शेर। बाघ कहां का है? भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है। हाथी के बारे में पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी। तो इनके चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? सॉरी बी वाला नहीं होगा ना, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? एक मिनट, ए वाला सही हो जाएगा। क्या? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होगा? आपका बारहसिंगा होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर नदियां, पहाड़, जंगल, महाद्वीप और महासागर। इनके टोटल 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर प्रश्न है आपका कि महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत सर्वप्रथम 1912 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वेगनर, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर आइजैक न्यूटन? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था भैया? जल्दी से बताइए फटाफट। तो यहां पर बात की जा रही है अल्फ्रेड वेगनर की। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत 1912 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि सभी महाद्वीप पहले एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे और बाद में वो क्या हो गए? बिखर गए, है ना। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वेगनर के। कब दिया गया? 1912 में। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण हुआ था? प्रश्न को फिर दोहरा लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से किन
टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण हुआ था? भारत प्लेट और यूरेनियम प्लेट के प्रशांत प्लेट और उत्तर अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट, या फिर भारतीय प्लेट और प्रशांत प्लेट? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन लिखा हुआ है ना, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ था। कौन से? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट है ना, पहला वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र में सबसे प्रमुख गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? घाघरा, गोमती, यमुना या फिर गंडक? देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे सहायक नदी कौन सी? सबसे बड़ी नदी मैंने बताया था आपको, यमुना नदी। कौन सी है? उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र में सबसे प्रमुख गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी भैया? यमुना नदी होगी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा से बहती हुई प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, आगे बात करेंगे। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जब विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पेजिया दो भागों में टूटा तो उसके उत्तरी भूखंड को क्या नाम दिया गया? देखिए दो भागों में टूटा था, एक था उत्तरी भूखंड और दूसरा था आपका दक्षिणी भूखंड। क्या था? दक्षिणी हिस्सा, या कह लीजिए दक्षिणी भूखंड कह लीजिए, या फिर दक्षिणी हिस्सा कह लीजिए। तो यहां पर उत्तरी भूखंड का नाम पूछा, क्या नाम था? गोंडवाना लैंड था क्या? नारेशिया था? यूरेशिया था? या फिर पेथालासा था? क्या था? पेंथालासा लिखा हुआ है ना। तो यहां पर उत्तरी भूखंड के बारे में पूछा गया है, तो उत्तरी भूखंड का नाम जो था वो था लोरेशिया। ये उत्तरी भूखंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूछ ले यदि दक्षिणी हिस्से के बारे में पूछ ले या फिर दक्षिणी भूखंड के बारे में पूछ ले तो उसका नाम था गोंडवानालैंड। क्या था भैया? ये दक्षिणी भूखंड का नाम। तो दो भागों में टूटा था, एक था उत्तरी खंड और एक था दक्षिणी भूखंड। तो उत्तरी भूखंड का नाम था लारेशिया और दक्षिणी भूखंड का नाम था गोंडवानालैंड, है ना। तो उत्तरी भूखंड के बारे में पूछा गया था, तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के फुलहर झील गोमत ताल से किस प्रसिद्ध नदी का उद्गम होता है? यदि फुलहर झील दे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गोमत ताल झील दे दे तो यहाँ पर गोमत से हो जाएगा गोमती, है ना। किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे आपको पता होगा क्योंकि इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से जो निकलने वाली नदी है वो कौन सी होगी? गोमती नदी होगी। या फिर उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के फुलहर झील या फिर गोमत ताल झील से निकलने वाली नदी कौन सी होगी? गोमती नदी होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण, सरकारी योजना और सामाजिक जिम्मेदारी की। इससे 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न भैया? भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जैसे कि मैंने आपको बताया था भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी? 1984 में हुई थी। मैंने प्रश्न भी आपसे पूछा है कौन सी गैस थी। यदि आपने वहां नहीं सुना है तो यहाँ सुन लीजिए, भोपाल गैस कौन सी थी ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। ये 2-3 दिसंबर को हुई थी, 1984 को हुई थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था 72 में, 80 में, 86 में या फिर 92 में। तो जब भोपाल गैस त्रासदी 1984 को हुई थी तो उसके बाद ये बना था, तो 1972 तो हो नहीं सकता, है ना। 1980 नहीं हो सकता, या तो 92 होगा या फिर 86 होगा। तो इसके तुरंत बाद हो गई थी, यानी कि कब हुई थी? 1986 में, है ना। पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए 1986 में यहाँ एक संरक्षण जो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 72 के बारे में मैंने पहले ही बताया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में शायद नहीं बताया था। ये वन संरक्षण अधिनियम हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और मुझे लगता है सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक, आगे बढ़े। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत में आधिकारिक तौर पर किस तिथि को की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015 या फिर 5 जून 2016? आधिकारिक रूप में पूछा गया है, तो सही आंसर आ जाएगा भैया 2 अक्टूबर 2014। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी की जयंती होती है, 150वीं जयंती थी आपकी। कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती थी। तब भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। और क्यों किया गया था ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न।
भारत में वन्य जीवों की रक्षा और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्य जीवों की रक्षा और उनके अवैध शिकार के लिए अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72, 74, 74, 81 या फिर 2002। क्या बताया था मैंने? 1972 बताया था ना कि वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1972 में यह अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पर 74 दे रखा है। 74 में क्या हुआ था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। 1902 में क्या हुआ था भैया? जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। 2002 में क्या हुआ था? जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला वाला हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई जो नमामि गंगे योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और मैं इसका आंसर बता चुका हूं, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा पहले क्योंकि ये रिपीट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा सॉरी, गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना, सीवेज उपचार और नदी का समग्र कायाकल्प करना। ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा जो 2014 में शुरू की गई थी नमामि गंगे योजना, इसका ये मुख्य उद्देश्य होगा। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जल यानी कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये अभी मैंने आपको बताया था 74 में, 81 में, 86 पे और 2000 में। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? 1974। भारत में जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है ये 1974 में लागू किया गया था। बाकी मैं सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूं। चलिए अब अंतिम आ गया आपके 5 प्रश्न पर्यावरण दिवस से संबंधित। अब पर्यावरण दिवस से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 70 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 5 प्रश्न और बचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है भैया? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 2 फरवरी? विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं भैया? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया 3 मार्च, 21 मार्च, 16 सितंबर या फिर 4 अक्टूबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो यह 16 सितंबर। अभी मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में कब किए गए थे हस्ताक्षर? 1987 को याद रखिएगा, है ना। और इसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको यहां पर तारीख जरूर याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में मीठे पानी के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 7 अप्रैल? यहाँ पर विश्व जल संरक्षण दिवस के बारे में बात की जा रही है तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है भैया? 22 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च की हम बात करें तो 20 मार्च को गोरैया दिवस, घरेलू जो गोरैया दिवस है, गोरैया दिवस 20 मार्च को, है ना। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता भैया? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या फिर विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 28 फरवरी, 5 जून या फिर 2 अक्टूबर? क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा विश्व वानिकी दिवस के बारे में पूछा गया है और ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 5 जून को, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? ये दोनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है ना, और मैं बता भी चुका हूं।
पृथ्वी पर मौजूद लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 22 मार्च, 16 सितंबर या फिर 4 अक्टूबर? विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में सीधा सीधा यहां पर पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च। कब मनाया जाता भैया? 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 4 अक्टूबर भी लिखा है, क्योंकि 22 मार्च 16 सितंबर को बता चुका हूं। 4 अक्टूबर को क्या है भैया? विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस है ना। बाकी मैं 22 मार्च 16 सितंबर के बारे में बता चुका हूं। 3 मार्च को आपको विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और ये आपके थे टोटल 75 प्रश्न। बताया था शुरू में मैंने, टोटल 75 प्रश्न आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि 1 घंटा 20 मिनट वगैरह या फिर 1 घंटे 10 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को मैंने समाप्त कर दिया है। बहुत कम समय में आपको 75 प्रश्न मिल गए हैं और काफी इन चीजों को मैंने समझाया भी, चारों विकल्पों को। तो इन 75 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, दोनों बातें आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।